हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका पेपर 4 की फर्स्ट रिएक्शन में। देखते हैं आखिरकार कैसा आया जीएस का पेपर 4 एथिक्स के कैसे क्वेश्चंस आए। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए यहां पर जनरली हम एआई की तरफ शिफ्ट देख रहे हैं, पर एआई जब जब अडॉप्ट होता है तो एआई की वजह से क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन मेकिंग है क्या उसको एआई रिप्लेस कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। एआई में हो सकता है कि आप थोड़ा सा आईक्यू वाला कंपोनेंट लेके आ जाओ, लेकिन अभी भी एआई में ईक्यू डेवलप नहीं हुआ है, यानी इमोशनल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। प्लस एआई के साथ प्रॉब्लम्स आती है कि वहां पर देखा गया है ग्लोबली रेसिज्म की बात, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरीके से डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, एक पर्टिकुलर तरीके से फीड की गई लैंग्वेज है। तो वहां पर जो एक ह्यूमन अल्टरनेटिव की तरह आप इसको कभी भी नहीं देख सकते। ये एस्पेक्ट आपको हमेशा याद रखना। और एआई के ऊपर लगातार डिबेट्स हो रही थी और एथिक्स में रिसेंटली अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम सोच रहे थे कि एआई पे कुछ ना कुछ आएगा। 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना था। अगेन आई विल से दिस क्वेश्चन इफ यू थिंक यू कैन ड्रॉ माइंड में वेरी इजीली। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेक्शन में जो दूसरा क्वेश्चन है, एथिक्स encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organization towards morally responsible behavior. Explain the key dimension of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in the professional context. अब देखिए स्टेटमेंट बड़ा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के कोर में जाते हैं तो बात क्या हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि कैसे एथिक्स की वजह से जो प्रोफेशनलिज्म है या जो इंडिविजुअल है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करता है। तो आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि एथिक्स कैसे ह्यूमन एक्शन को प्रभावित करता है, ठीक है, और उसकी वजह से कैसे डिसीजन मेकिंग इवन इन अ प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट सही होती है। तो यहाँ पर हम एक प्रोफेशनल एथिक्स और एक पर्सनल एथिक्स का डिफरेंस भी पढ़ते हैं जब हम एथिक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लाइन में वो भी डिफाइन करना है, और जो हमारा बॉडी पार्ट है वहीं पर दोनों का जो द्वंद्व है वो भी हमें मेंशन करना है। अगेन कोर पार्ट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। 2A की बात करें, इट इज नॉट enough to talk about peace, one must believe in it, and it is not enough to believe in it, one must act upon it. In this context, the major weapon industries of developed nations are adversely influencing continuation of number of war for their own self-interest all around the world. Hint, अफ्रीका की बात आप कर लो, आप एशिया की बात कर लो, जहां भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे डेवलप कंट्री की जो हथियार बेचने वाली कंपनीज है लगातार हथियार बेच रहे हैं. व्हाट आर द इथिकल कंसिडरेशन ऑफ द पावरफुल नेशंस इन टुडेज इंटरनेशनल एरिना टू स्टॉप कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स? अगेन यहाँ हम इंटरनेशनल एथिक्स की बात करते हैं, जहां हर एक नेशन स्टेट का भी एक एथिक्स होता है। तो यहाँ इंटरस्टेट रिलेशंस में जो एथिक्स को अपहेल्ड करने की बात आती है, जैसे हम कहते हैं कि जहां पर वॉर हो रही होती है या फिर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुए डायमंड्स को कई देश इंपोर्ट नहीं करते, मार्केट में नहीं लाने देते, जिसे हम ब्लड डायमंड कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो एक डायरेक्शन है वो है वेपन इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि कैसे डेवलप कंट्रीज के बारे में, और कहा जाता है यूएसए के बारे में खासतौर पे कि मिलिट्री और इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उनका, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां की हथियार बेचने वाली कंपनीज को बहुत फायदा होता है, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रन होती है जब कहीं पर युद्ध हो जाए। तो क्या युद्ध होने की वजह से जो उनके इकोनॉमिक कंसिडरेशन सुधर रहे हैं, क्या वो उनके एथिकल एस्पेक्ट जो है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे? सो ऑन दैट डायरेक्शन जो अलग अलग आपके एथिकल कंसिडरेशन है वो यहां पर आपको डिस्कस करना था। इसी का ऑप्शन बी अगर देखें हम, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड इन नेम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, indicating the direction in which extinction of organism including human beings is heading towards loss of life on earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between society and environment? अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हम इस क्वेश्चन में एनवायरनमेंट वाले सारे के सारे जो हमारी जो लॉज हैं वो अप्लाई करने लग जाए। यहाँ पर इसको आपको ह्यूमन टच में डील करना है कि कौन सी ऐसी कंसिडरेशन है जिसके तहत आप एनवायरनमेंट, सोसाइटी और ह्यूमन के बीच में एक बैलेंस बना पाओ। तो वहां आपको गांधीयन प्रिंसिपल जो ट्रस्टीशिप वाला है, आप उसकी बात आराम से कर सकते हो, वो बहुत एक अच्छा स्टेप है इसकी तरफ से। ग्रीड वर्सेस नीड की बात आप कर सकते हो, उस डायमेंशन में जो आप की पॉइंटर्स है वहां से इसको डिफाइन कर सकते हो। एथिक्स की बुक में स्पेसिफिकली मेंशन है इसके बारे में कि कैसे हमें इसको डील करना है। कब इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम पहले देखें क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं। थर्ड पे हम देखें, गिवन द बिलो 3 कोटेशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स, व्हाट डू ईच ऑफ दीज कोटेशंस कन्वे टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? 3 थिंकर्स, उनके कोटेशंस हमको आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या कन्वे कर रहा है ये बताना है। पहला देखते हैं, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन
एंड इन योर ओन वे टू एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स, स्वामी विवेकानंद। अब अगर इस स्टेटमेंट को आप देखो, यहाँ क्या बात की जा रही है, हालांकि आपके पास ऊपर हिंदी भी है, जिनको हिंदी समझ आती है, कि दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, जैसा दूसरों जैसा मत बनो। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ कहीं से सीख रहे हो, मान ले आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी, ठीक है, और वहां से आपने कुछ देखा, कुछ उनकी हैबिट्स आपको बड़ी अच्छी लगी, आप उसको अप्लाई करने लग जाओ इंडिया में, लेकिन इंडिया का जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वहां वो अप्लाई सीधा सीधा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बुक पढ़ो, फाउंटेन हेड, तो वो एक इंपॉर्टेंट बुक है कैपिटलिज्म के ऊपर, ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर, लेकिन आप उस तरह से उसको अप्लाई अपने जीवन में नहीं कर सकते, इंडिया में नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी और सोसाइटल रियलिटीज जो है वो काफी अलग अलग है। तो उसी तरह से यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट आप इसको समझ सकते हो, कि आप उसका पर्सनल एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरह कुछ जो हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, या जो कुछ हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं, उसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे। तो फाउंटेन हेड का मैंने एग्जांपल दिया, वो बुक आयन रैंड की है और काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी एक टाइम में, लेकिन अगर आप उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाओगे तो वो बिल्कुल भी सेट नहीं होती। उसी प्रकार से कई ऐसी चीजें हैं जो हम आजकल सीख रहे हैं, बट वी हैव टू एब्जॉर्ब इट, एनालाइज इट एज पर द सोशो इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल और सोशो कल्चरल रियलिटी ऑफ आवर टाइम्स, एंड देन यूज इट रेदर देन जस्ट रेप्लिकेटिंग अदर्स। आप इंडियन सिविलाइजेशन की बात यहाँ पर स्पेसिफिकली कर सकते हो, और इंडियन इंडिविजुअल कैसे अब धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर के कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसमें झलते चले जा रहे हैं, तो वहां ये आप डिस्कशन कर सकते हो। फेथ इज ऑफ नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। अगेन सरदार पटेल का फेमस कोट है। तो जब आपके पास शक्ति ही नहीं है, तो कितना भी विश्वास हो जाए कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ ये दिखाता है कि फेथ के साथ आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इफ़ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ ग्रेट वर्क, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करो, कि आज के टाइम में केवल मैनिफेस्टेशन से या केवल हम किसी एक पर्टिकुलर मोटिवेशन से ही किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे, वी नीड टू हैव सब्सटेंस एज वेल। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस कर सकते हो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या वो एग्जाम्पल्स आप देना चाहो, हालांकि बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पे बनते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। इन अ लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। एमिनुल कांट ने यहाँ पर बात की है एथिक्स के बारे में, कि अगर यहाँ आप सोचते भी हो तो आप गिल्टी कहे जाओगे। तो क्यों है? क्योंकि ये जो आपका विचार है, ये जो थॉट है, थॉट इटसेल्फ वंस मैनिफेस्टेड माइट गेट रियलाइज समडे लेटर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल आज के टाइम में आप करें, तो कैसे आज आप जब ये कहा जाता है कि अगर सोचते हो, और अब उसका बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया, जहां कोई इंसान कुछ कर नहीं रहा है, बट इफ ही इज थिंकिंग, ही और शी इज थिंकिंग एंड पुटिंग दैट अक्रॉस, एंड इट इज इमेंटिंग हेट इन द सोसाइटी, और उसकी वजह से और तबाही मच रही है। तो कैसे सोसाइटल डिस्टर्बेंस वहां क्रिएट हो रही है, जो इसके कंपोनेंट है वो आप इसमें डिस्कस कर ही सकते हो। अभी तक आप तीनों क्वेश्चन देखो ना, तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें, तो जैसे हम एथिक्स की उम्मीद करते हैं वैसे ही हैं, ठीक है। आपको पहले बता दूं 12 क्वेश्चंस हैं 2 सेक्शन में, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड के बाद फोर्थ के ऊपर। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉन्टेक्चुअल, व्हाट वाज जस्ट अ ईयर बैक मे टर्न आउट टू बी अनजस्ट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice, explain the above statement with suitable examples। यानी सीधी सी बात है, कल जो न्यायपूर्ण था आज अन्यायपूर्ण हो सकता है, कल जो न्यायपूर्ण था आज न्यायपूर्ण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे होमोफोबिया की बात करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर रखा था, आज होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज है? नहीं, आज वो लीगल है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे हमने एक्सेप्ट किया। जो पहले भी एक टाइम में हुआ करता था एक्सेप्टेबल, पर बीच में वो एक्सेप्टेबल नहीं, अनजस्ट हो गया, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो, एक टाइम में कई से सोसाइटल प्रैक्टिसेस को हम देखते थे जो काफी जस्ट माने जाते थे, जहां हम अनटचेबिलिटी की बात करें या डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, लेकिन आज वो नहीं है। तो इसीलिए जब भी चीजें होती हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये चीजें हो रही हैं, तो क्या कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी चीजें ना होने लग जाए कि आप कुछ चीजें ऐसी पुश करने लगो जो सोसाइटी में ओपननेस या सोसाइटी में विकास ला रही थी, लेकिन अब आपने उसको अनजस्ट कैटेगरी में डाल दिया बिकॉज ऑफ सम पीपल नॉट एग्रीइंग टू इट। क्या उस कॉन्टेक्स्ट की बात यहाँ पर हो रही है, इसको भी आप काफी इजीली इस हिस्से में एक्सप्लेन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे जाए। माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, ignoring the substance of the matter results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who examines the above state, who ignores such littleness and carries out true intent। यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सिविल सेवक अच्छा वही होता है जो
जो शब्द के जाल में नहीं फंसता है और जो पूरे इरादे के साथ काम करता है कि भाई क्या इधर उधर हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज सर्व। तो उसमें आपको यहाँ दो चार एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्या एग्जाम्पल आप पुश करेंगे कि कहाँ पर आपको सब्सटेंस का जो एस्पेक्ट है, किसी एक चीज के पीछे भागने से इनजस्टिस हो सकता है, आपको कैसे बैलेंस करके रखना है, वहां एग्जांपल इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल क्योंकि हमें अभी ढेर सारे क्वेश्चंस और देखने हैं, एथिक्स का पेपर हमेशा लंबा होता है। 5A पे आते हैं। 5th A क्वेश्चन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन, वेयर इज कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट पुट इन प्लेस, सजेस्ट अ सुटेबल मॉडल फॉर कोड ऑफ एथिक्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। हालांकि स्टेटमेंट खुद ही प्लेस कर रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। तो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या फर्क होता है? कोड ऑफ कंडक्ट को आपको एक सैंक्शन होता है कि वो फॉलो करना आपके लिए मैंडेटरी है। कोड ऑफ एथिक्स इज मोर ऑन द पर्सनल लाइफ्स, और वो कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन करना इज ऑल्सो अ बिट डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पर हमें क्यों जरूरी है उसको लेके आना, क्या हम मॉडल फॉलो कर सकते हैं। अगेन जब हम एथिक्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स या ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, सिविल सर्विसेज में एथिक्स की बात करते हैं, उसके स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में हम जानते हैं, वहां पर आप इसको ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। द सोल ऑफ द न्यू लॉ, भारतीय न्याय संहिता, इज जस्टिस, इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड ethos. Discuss this in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system. देखिए, पहले जो भारत की न्याय व्यवस्था थी वो दंड संहिता थी। मतलब कहा जाता था दंड देने के लिए संहिता बनाई गई कि दंड से सुधार होगा। अब बात रही दंड नहीं देना भाई, न्याय देना है। हालांकि वो सिर्फ शब्द का हेरफेर था, लेकिन ये जो भारतीय न्याय संहिता है, न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है। न्याय का मतलब होता है कभी कभी जो सही है वो होना। सो इसमें रिफॉर्मेशन का स्कोप होता है, ठीक है। उसमें इंश्योर फोकस ये नहीं करना कि पनिशमेंट मिले, फोकस ये करना है कि जो गलत है उसको सही करना है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट टू जस्टिस, व्हाट डू यू बिलीव इन दिस, हाउ डू यू सी दिस? इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम कहते हैं बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ऐसा होना चाहिए कि सबको बेल मिलनी चाहिए। जेल जो दोषी है, जहां प्रूव हो जाए वहीं जेल होनी चाहिए। भारत में क्या है? जेल इज अ नॉर्म, बेल इज एन एक्सेप्शन, जो कि गलत है। और इतने सारे लोग भारत में अभी तक जो पैरोल पर हैं या जिनको जेल दी गई है, जब तक उनकी भी सजा भी प्रूव नहीं हुई है। तो उस तरह की स्थिति जब आ रही है जो दिखाता है कि हम कैसे पुश करते हैं पनिशमेंट पे, रिफॉर्म के ऊपर फोकस नहीं है, आर्बिट्रेशन के ऊपर फोकस नहीं है, आर्बिट्राज की बात नहीं की जाती। तो उन एरियाज पे हम देखें और जो वहां से एक एथिकल कंसिडरेशन है उस डायरेक्शन में हम लेके जा सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं इस एस्पेक्ट को, ठीक है। 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन अगेन 150 वर्ड्स का। इन इंडियन कल्चर and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. The number of women in public service has been steadily increasing over the years. Examine the gender specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standards of probity. Again a very basic question. याद बस इतना रखना है कि आप ये सोशल जस्टिस या सोसाइटी का आंसर नहीं कर रही हो, ये एथिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एथिकल कंसिडरेशन के एस्पेक्ट भी यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो जो उनका इंडिविजुअल फ्रीडम है या जो इंडिविजुअल कंसर्न है वो केवल फिजिकल डिस्कम्फर्ट, इन्वायरमेंटल डिस्कम्फर्ट के अलावा साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट जो होता है वो एरियाज भी आप इसमें हाईलाइट करना कभी ना बोलें। हालांकि आई एम वेरी श्योर कि इस आंसर को आप सभी आंसर कर ही पाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। मिशन कर्मयोगी की बात हो रही है। मिशन कर्मयोगी इज एमिंग फॉर मेंटेनिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर टू एंश्योर एफिशिएंसी for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering services at the grassroots level? अब देखो, मिशन कर्मयोगी पहला क्या है ये आप डिफाइन करोगे, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब इसकी वजह से कोशिश क्या है? मिशन कर्मयोगी की कोशिश ये कि जो भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लेक्सिटी है वो खत्म हो जाए और कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, सर्विसेज को ग्रास रूट तक किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, उनको मैनेज किया जाए। तो वो सारे एस्पेक्ट जो भी मिशन कर्मयोगी है उसका जो इम्प्लीकेशन गवर्नेंस के ऊपर है, आपको उस कॉन्टेक्स्ट में ये आंसर करना था। अगेन हम इसको डिटेल में पहले भी कवर कर चुके हैं, नथिंग रियली सरप्राइजिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस। और अब आते हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के ऊपर जिसको हमें थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा, जहां हम केस स्टडीज की बात करते हैं। देयर इज टेक्नोलॉजिकल कंपनी कॉल्ड एबीसी इनकॉर्पोरेटेड व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड, situated in the third world. You are the chief executive officer and the majority shareholder of the company. The fast technological improvements have raised worries about environmental activities and activist regulatory authorities and general public over the sustainability of the scenario. ठीक है, you confront
substantial issues about the business environmental footprint. In 2023, your organization has a significant increase of 48% in greenhouse gas emissions compared to the levels recorded in 2019. The significant rise in energy consumption is mainly due to surging energy requirements of your data center fueled by exponential expansion of AI. AI powered services need more computational resources, electrical energy, compared to conventional online activities, notwithstanding their notable gains. The technology proliferation has led to growing concern over the environmental repercussions, resulting in an increase in warning. AI models, especially in those used in extensive machine learning and data processing, exhibit much greater energy consumption than conventional computer tasks with an exponential increase. Although there is already commitment and goal to achieve net zero emission by 2020, the challenge of lowering emissions seems overwhelming as the integration of AI continues to increase. To achieve this goal, substantial investment in renewable energies use would be necessary. The difficulty is exacerbated by the competitive environment of the technology sector, where rapid innovation is essential for preserving market standing and shareholders' worth. To achieve a balance between innovation, profitability, sustainability, a strategic move is necessary that is in line with both business objective and ethical obligations. Now, आपने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है? अब सवाल देखिए, what is your immediate response to the challenge posed in the above case? क्या करोगे? सीधा स्विच कर लोगे या नहीं करोगे? हालांकि अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस टू इनोवेट, बट इनोवेट इन सच अ वे दैट यू कट डाउन ऑन और इंश्योर दैट क्लीनर ऑप्शन यू फोकस ऑन. देन डिस्कस द एथिकल इश्यूज जिसके अंदर क्या क्या है कंपनी के. फिर योर कंपनी हैज बीन आइडेंटिफाइड टू बी पेनलाइज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स. what logical and ethical arguments will you put forth to convince about its necessity? अब ये देखिए, बात ये भी है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपको ये बात याद रखना है, जहाँ पर हो सकता है पॉवर्टी ज़्यादा हो, तो उस केस में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, या आपकी कंपनी का रोल भी हो सकता है कि वहाँ पर लोगों को रोजगार उत्पन्न करना भी इनका एक रोल है. उसको बिल्कुल भी ब्लाइंड आई वहाँ नहीं दे सकते. बीइंग ए कॉन्शियस बीइंग, व्हाट मेजर्स कुड यू अडॉप्ट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एआई इनोवेशन एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट? तो यहाँ इसके बैलेंस की बात की जा रही है, क्लीनर ऑप्शंस की बात आप करोगे, किस तरह आप इनोवेशंस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाओगे, या जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको कैसे कट ऑफ करोगे, इस डायमेंशन में आपको डिस्कस करना है. अगले स्टेटमेंट पे आते हैं. अगेन एक बहुत बड़ा आपको केस स्टडी दिया गया. रमन इज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर रिसेंटली पोस्टेड एज डीजी ऑफ अ स्टेट. अमंग वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, recruitment of unemployed youth by an unknown terrorist group was a matter of grave concern. It was noted that unemployment was relatively high in the state. The problem with employment की वजह से लोग काफी ज़्यादा shift कर रहे हैं. They are vulnerable, soft targets. तो in a meeting with senior officers of DIG range, it came to light that new group has emerged at global level. तो उन्होंने अपनी massive drive चलाई है to recruit young unemployed people. The focus was from a particular community, and that organization has a clear objective of using them for carrying out militant activities. So a definite intelligence tip has been received by state CID कि भाई बहुत से लोगों को, यूथ को ऑलरेडी कांटेक्ट किया जा चुका है, and the need of hour is to act swiftly and check these elements. So discrete inquiries made by police to the cyber cell revealed that good numbers of unemployed youth are very active on Facebook, Instagram, Twitter. On average, many of them were spending 6 to 8 hours each day using electronic devices. It also come to light that such unemployed youth were showing sympathy and endorsing the messages received from certain persons, alleged the contact person of that global terrorist group. The social media revealed that there's strong affinity to such group, in as much as many of them started forwarding anti-national tweets on WhatsApp, Facebook, etc. It seemed that they succumbed to their ploy and started propagating secessionist ideology. Their posts were hypercritical of the government's initiatives, policies, subscribing to extreme belief and promoting extremism. ठीक है. अब ये देखिए, अब क्लियरली आपको पता लग गया एक रमन है और क्या क्या ऑप्शन के पास अवेलेबल है, क्या एक्शन लिए जाने चाहिए. तो आपको दिख रहा है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर रमन टू टैकल दिस सिचुएशन. एक तो आप यहाँ सीधा देखो कि भाई सबको जेल में डाल दो क्योंकि इंटरनेशनल ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्टेप लेना गलत होगा. यू हैव टू टेक दिस हैंडल विद दिस ह्यूमन टच, ए हीलिंग टच. दे आर कॉट अप, दे हैव टू बी made realized, and they have to be taken away from that path because वो लोग vulnerable हैं. They have to be not handled with a way in which you can say straight away arrest them. वो बातें आपको नहीं लिखनी. I hope you are strong enough, वो आप नहीं लिखोगे यहाँ. What measures would you suggest for strengthening the existing setup to ensure the groups don't succeed in penetrating and vitiating the atmosphere in the state? तो यहाँ जो आप डिजिटल सेफ्टी है उसकी बात करोगे, साइबर सेफ्टी, वहाँ पर जो आपके पास साइबर फोर्स है उसका क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप यूज कर सकते हो टू काउंटर दैट, एंड प्लस कैसे आप कम्युनिटी में बेहतर बढ़ोतरी के लिए कि उनके बीच में डेवलपमेंट हो या कम्युनिटी एंगेजमेंट उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हो, उन एरियाज पे फोकस करना चाहिए. और क्या एक्शन प्लान आप कहोगे इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए पुलिस फोर्स के लिए. तो अगेन आई विल से कम्युनिटी एंगेजमेंट इज अ की एस्पेक्ट इन दैट.
अगले अगर हम स्टेटमेंट को भी देखें तो यहाँ भी एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मल्टीप्रोंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात की, कि जहाँ नक्सलाइट प्रॉब्लम है देश भर में हो चुका है सॉल्व, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रसिस्ट करता है। और वो मेनली इसलिए है कि फॉरेन कंट्रीज में इन्वॉल्व है, और एक रोहित एक एसपी हैं जो 1 साल से डिस्ट्रिक्ट में है, जो अभी तक नक्सलाइट प्रॉब्लम से ग्रस्त है। तो यहाँ इन्होंने एक शानदार इंटेलिजेंस नेटवर्क बना लिया है, कुछ डेवलपमेंट का वर्क भी किया है, और पब्लिक में और मॉरल एस्किडेंसी हो रही है नक्सलाइट के ऊपर कि ये लोग अच्छा काम करते हैं। कई सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन भी होते हैं पुलिस के द्वारा, और रोहित खुद लीड कर रहे हैं एक कंटिजेंट को। उनको मैसेज मिलता है कि 10 नक्सलाइट एक गांव में छुपे हुए हैं हथियारों के साथ, और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वो वहां पहुंचते हैं, गांव के को टारगेट करते हैं अपनी टीम के साथ, और एक पूरा प्लान बनाते हैं कि भाई कैसे कॉर्डन बना के कैसे उनको सिस्टमेटिकली सर्च करके पकड़ा जाएगा। और इस सर्च में वो नक्सलाइट्स को ओवरपावर कर देते हैं उनके हथियारों के साथ, मतलब पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी बीच में 500 से भी ज़्यादा ट्राइबल जो औरतें हैं गांव के आसपास आके घेर लेती हैं, और वो घर की तरफ चलने लगती हैं। वो डिमांड करती है कि इनको छोड़ दो, क्योंकि वो उनके प्रोटेक्टर हैं, सेवियर हैं। इस सिचुएशन की स्थिति और खराब हो जाती है जब ट्राइबल वुमेन जो है वो और गुस्से में आ जाती हैं, एग्रेसिव हो जाती हैं। अब रोहित जो है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात करना चाहते हैं, रेडियो सेट पे, मोबाइल पे, पर हो नहीं पाता। तो यहाँ पर अब वो क्या करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने अप्रीहेंड किए हैं लोग, उनमें से केवल जो ऐसे हैं 2 जो हैं, दे वर नॉट ओनली हार्डकोर, बट उनके ऊपर तो 10-10 लाख का इनाम भी है। However, he does not realize the Naxalites situation could get out of control, और अगर वो जो महिलाएं और अग्रेसिवली पुश करेंगी तो इस केस में इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रोहित को फायरिंग भी करनी पड़ सकती है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है, जिससे सिचुएशन और खराब हो सकती है। अब आप बताइए, व्हाट ऑप्शंस रोहित हैव टू कोप दिस सिचुएशन, व्हाट आर द एथिकल डायलेमास, what are the options do you think are more appropriate for Rohit to adopt, and why? In the present situation, what are the extra precautionary measures to be taken by the police in dealing with women protesters? First of all, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है कि भाई एक तो इनाम है उनके नाम पर जिनको इन्होंने पकड़ा है, नक्सलाइट्स जो हैं, प्लस अगर वो फायरिंग करते हैं तो वहाँ सिविलियंस बहुत सारे मारे जा सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है कि आपके पास एक भारी संख्या में 500 से भी ज़्यादा ट्राइबल वुमेन आ रही है, तो अगर आप फायर ओपन करते हो तो इट माइट लीड टू नॉट जस्ट डेथ बाय बुलेट्स, बट ऑल्सो भीड़ भाड़ जो दौड़ा दौड़ी होती है उसकी वजह से भी जान जा सकती है आपाधापी में। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो एंगल भी जब आप आंसर करें तो उसका ध्यान आपको रखना है। बट स्टिल यू कैन से इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट इज़ लाइक वेरी क्लियर कट, जहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह एक और को देखो, स्नेहा इज अ सीनियर मैनेजर जो एक बड़े हॉस्पिटल चेन में काम करती है मिड साइज सिटी में। वो इंचार्ज बनी है सुपर स्पेशलिटी सेंटर के, जहां पर वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। द बिल्डिंग हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड, और उनको अब प्रोक्योरमेंट करनी है अलग अलग इक्विपमेंट का, दवाइयों का। और क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्योरमेंट की, तो वो इन बिड्स को इन्वाइट करती हैं कई अलग अलग वेंडर्स से। वो देखती हैं कि उनका भाई जो है, जो खुद एक बहुत बड़ा सप्लायर है, उसने भी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा है, लेकिन हॉस्पिटल प्राइवेटली ओन्ड है, तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो लोअर बिडर को ही सेलेक्ट करें। ठीक है, वो चाहे तो नहीं भी कर सकती है, और उसको पता है कि उसकी कंपनी, भाई की कंपनी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही है, और एक बड़ा सप्लाई ऑर्डर अगर उस हॉस्पिटल से जाता है तो वो बेकर भी कर सकते हैं। इस समय में जब एलोकेट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने भाई को अगर देती है तो शायद फेवरेटिज्म की बात आ सकती है, और उसकी इमेज भी खराब हो सकती है। पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट वो पूरी तरह ट्रस्ट करता है और उनके किसी भी डिसीजन को सपोर्ट करेगा। यहाँ पर स्नेहा का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो याद रखिए, ये अगर केस आप देख रहे हो, ऊपर वाला केस था कॉग्निटिव डिसोनेंस वाला केस था, लॉस ऑफ लाइफ का केस था, ड्यूटी प्रोफेशनल उसका कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर पर्सनल जो इश्यूज हैं वो हमें दिख रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना चाहिए आपको कि शी हैज़ टू इंश्योर दैट शी टेक्स इन टू कॉन्फिडेंस द पीपल हु आर हर सीनियर्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, और जो वो करेगी तो कैसे जस्टिफाई आप करेंगे। तो क्या मेडिकल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो कैसे हैंडल होगा, क्या मेडिकल एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे अगर वो वहाँ से दवाई खरीदती है। पॉइंट ये, अगर दवाई की क्वालिटी सेम है और वो बेहतर क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहे हैं और कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है प्राइसेस में, इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा ही वो महंगी नहीं है, तो क्या ये गलत है मेडिकली। सो ये एरियाज उस हिसाब से आपको हमें मेंशन करना था। अगेन आई विल से इट इज स्टिल एज फार एज जो स्टेटमेंट्स जाते हैं, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, विद द समर हीट बीइंग एक्सेप्शनली सीवियर दिस ईयर,
द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन फेसिंग वाटर स्टोरेज। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑफिशियल्स को बुलाया कि भाई पानी को बचाना है जो बाकी रिजर्व बचे हैं, ताकि जो जो ज़िला है उसमें और ज़रा पानी की दिक्कतें ना आ जाए, पीने के पानी की कमी ना हो जाए। अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए, ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी नहीं निकालना है। लेकिन उन्हें पता लगा विजिलेंस टीम को कि भाई गाँव के लोग, फार्मर्स जो ज़मीन में बोरवेल से पानी निकाल के सिंचाई कर रहे हैं। अब उसे रोका गया तो फार्मर्स बहुत गुस्से में आ गए। एक फार्मर्स का डेलीगेशन मिलने आया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, उन्हें बोला, कंप्लेन की कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा अपनी क्रॉप्स को वो कैसे सिंचाई करें उसकी। और जबकि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ नदी के किनारे जो हैं, वो बहुत सारा पानी निकाल रही है अपने बोरवेल से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। तो इनका कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी फार्मर है, करप्ट है, और जो इंडस्ट्री है वो उनको ब्राइब कर रही है, इसीलिए ऐसा एक्शन वो ले रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ये करना है कि शांत हो जाए किसान, क्योंकि वो धरने पे जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक तो पहले किसानों को मनाना है कि भाई ओवर एक्सप्लोटेशन पानी का भी नहीं होना चाहिए, वाटर क्राइसिस ना आ जाए, ये भी ध्यान में रखना है। और इंडस्ट्री बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद हुई तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जहां पर आपको 3-4 एलिमेंट एक साथ दिख रहे हैं, विच मेक्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कलेक्टर के पास, वो सारे लिखने हैं। क्या एक्शन हो सकते हैं जो म्यूचुअली कंपैटिबल हो सारे स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्रीज को लेकर, या फिर जो फार्मर्स हैं उनको लेकर, और जो पानी की दिक्कत है, क्योंकि पानी की दिक्कत गांव के लोगों को ही तो पड़ेगी, जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं उन्हें ही तो पड़ेगी। तो वो डायमेंशन आपको जरूर मेंशन करना है। एंड देन क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल डायलेमास हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं भी पूरी करी है, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, ताकि आपको जो अपने एथिक्स की लिखने की स्किल्स है वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, एंड आई होप क्वेश्चन अगर हम देखें, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था। नाउ इफ यू लुक एट नेक्स्ट वन, डॉक्टर श्रीनिवासन एक सीनियर साइंटिस्ट है जो एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं, जहाँ कटिंग एज रिसर्च होता है फार्मास्यूटिकल्स में। अब डॉक्टर श्रीनिवासन इज हेडिंग रिसर्च टीम जो एक नई दवाई पे काम कर रहा है, जो कि एक नई वायरस जो बहुत तेजी से फैला है उसका इलाज कर सकता है। और बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो ट्रायल्स को एक्सपीडिएट करें, क्योंकि मार्केट के लिए दवाई बहुत महत्वपूर्ण है और कंपनी को चाहिए कि सबसे पहले वही दवाई लेके आ जाए। एक मीटिंग के दौरान कुछ सीनियर टीम मेंबर ये भी कहते हैं कि कुछ शॉर्टकट हो सकता है जिसके तहत ये ट्रायल्स जल्दी हो जाए और तुरंत अप्रूवल मिल जाए, लेकिन एक शॉर्टकट होगा ये। इसमें होगा मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जो नेगेटिव आउटकम्स है उसको आप बाहर रखेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट को ही दिखाएंगे, जिससे कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात होते हैं कि भाई किसी को जब आप टेस्ट करते हैं उसको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले आते हैं कि आप इसे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो दूसरी कंपनी का पेटेंट की हुई कंपाउंड है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, खुद का ना बनाने के बावजूद छुपा के। और मिस्टर डॉक्टर श्रीनिवासन जो है इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि टारगेट अगर नहीं मिला और जो ये चीज़ें अभी चल रही है उसमें टारगेट मीट नहीं हो पाएगा, ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में पहली बात आप क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एथिकल क्वेश्चंस कौन-कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, हाउ कैन डेटा एथिक्स एंड ड्रग एथिक्स सेव ह्यूमैनिटी एट लार्ज इन सच अ सिनेरियो। नाउ यू हैव टू इंश्योर दैट भारत की सरकार भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रावधान करती है, एवरग्रीनिंग लाइसेंस की बात नहीं करती है। इन दिस सिनेरियो जब आप किसी चीज़ को एक्सपीडिएट करते हैं, खासतौर पे मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल ड्रग को, तो अगर वो गलती से गलत इम्पैक्ट करने लगती है और उसका साइड इफेक्ट होता है, तो लाखों लोगों की जान जा सकती है, जितने का इलाज नहीं हो, उससे ज़्यादा की मौत हो सकती है। तो इट इज़ क्लियरली अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स। तो इसीलिए प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ भी है ये, और इवन लॉज के खिलाफ है जो गवर्नमेंट के हैं। तो वो सारे जितने सिनेरियोज आपको मेंशन करने हैं, उस हिसाब से देखना कि क्या स्टेप लिए जाने चाहिए, क्या डॉक्टर श्रीनिवासन कर सकते हैं जो एक बेहतर आउटकम इस एरिया में हो सकता है चीज़ों को लेकर। तो ये थे 20 क्वेश्चन एथिक्स के। एथिक्स का पेपर इस बार कंपैरेटिवली पिछली बार से आसान था। अगर आपने अच्छी खासी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा है बेसिक्स को, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। कोई उलूल जुलूल कोड भी नहीं थे, यू कुड हैव हैंडल इट इजीली। ये था आज का सेशन। आई होप आप बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको पेपर, और आप ये पेपर सॉल्व करिए ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।